हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम DSSB जीके सेट नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि PRT, TGT, PGT, LDC, लेखपाल, जूनियर क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, हेड कांस्टेबल एंड इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम जो DSSB लेता है, उन सभी के लिए ये सेट इम्पोर्टेंट है। आप सभी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान निकोबार, सिक्किम, दिल्ली, पौंडीचेरी। तो यहाँ से हमें देख के बताना है किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो राज्य होते हैं उसमें राज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर किस में होते हैं? तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटीज़ जैसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज़, उसमें या तो उपराज्यपाल होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, प्रशासक होता है। तो जितने भी हमारे यूटीज़ हैं वो अंडमान निकोबार, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो ये तीनों यूटीज़ हैं, जबकि सिक्किम एक राज्य है। तो सिक्किम में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं पाया जाता है, तो सिक्किम में राज्यपाल पाया जाता है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूटीज़ जैसे यूनियन टेरिटरीज़ बोलते हैं, उसमें उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल तो ये तो राज्यों में होता है, बल्कि संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो यूटीज़ की बात चल रही है। तो यूटीज़ में संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, आपने देखा होगा, अगर जनरली हम किसी स्टेट की बात करें, अगर कोई स्टेट है, सपोज़ हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होगा, राज्यपाल। और अगर पूरे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट को हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें यूटीज़ की, तो यूटीज़ में संवैधानिक प्रमुख कौन है? जैसे यूपी एक स्टेट है और किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। और अगर यूटीज़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, उनमें अगर बात करें तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख इसमें राष्ट्रपति ही होता है। यूटीज़ में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है, अब वो पूरे स्टेट में या यूटीज़ में तो घूमेगा नहीं, तो राष्ट्रपति आप क्या करते हैं, इनके नीचे अंडर में काम करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, या फिर उसको प्रशासक बोल देते हैं, कहीं कहीं प्रशासक बोल देते हैं, या फिर उपराज्यपाल बोल देते हैं, उपराज्यपाल। राज्यपाल क्यों नहीं बोलते हैं, उपराज्यपाल ही क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि राज्यपाल के तौर पर संवैधानिक प्रमुख यहाँ होता नहीं है, राज्यपाल के तौर पर तो यहाँ राष्ट्रपति काम करता है। तो इसके नीचे जो काम करता है वो उपराज्यपाल कहलाएगा, राज्यपाल नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल की जगह कौन काम करता है? राष्ट्रपति काम करता है। यूटीज़ की बात चल रही है, ये यूटीज़ में राष्ट्रपति काम करता है। और राष्ट्रपति के जो नीचे काम करते हैं वो या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं हम, या फिर उपराज्यपाल कह सकते हैं, या प्रशासक भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जितने भी यहाँ लिखे हैं, तो इन सभी में, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनमें राष्ट्रपति शासन तो होता ही है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख इनका राष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति के जो नीचे काम करते हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक, तो वो कौन, उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल कहा जाता है, दिल्ली में भी उपराज्यपाल कहा जाता है, पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल कहा जाता है, लक्षद्वीप में प्रशासक कहते हैं इसे, चंडीगढ़ में भी प्रशासक कहते हैं, दमन दीव में भी प्रशासक कहते हैं, और दादरा और नागर हवेली, इसमें भी प्रशासक कहते हैं। तो ये हमारे 7 क्या हैं? यूटीज़ हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं शुरुआत के 3 में उपराज्यपाल कहते हैं ना, और बाकी के 4 प्रशासक कहते हैं। तो अंडमान निकोबार में, दिल्ली में और पौंडीचेरी, इन तीनों में उपराज्यपाल कहते हैं, बाकी सब में प्रशासक। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, सिक्किम क्या है? एक सिक्किम राज्य है और इसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा है ये कि प्रत्येक राज्य जो होता है उसका राज्यपाल होता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो सिक्किम राज्य है और उसका राज्यपाल होगा। ओके, तो इस हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर किस में नहीं होता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर किस में नहीं है, सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम एक राज्य है और राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है या फिर प्रशासक नहीं होता है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो प्राकृतिक रेशा इसमें नहीं है, यानी कि नेचुरल फाइबर इसमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिनेन, रेशम, जूट, नायलॉन। तो 4 ऑप्शन में से आपको देखना है इसमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है। तो लिनेन भी है, रेशम भी है, जूट भी है। तो इन सब की खेती की जाती है, या फिर रेशम जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है इसको प्राप्त करने के लिए। और प्राकृतिक रेशा इनमें से कौन सा नहीं है, नायलॉन, क्योंकि इसको कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है नायलॉन को। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लिनेन, रेशम, जूट ये सब प्राकृतिक हैं, जबकि नायलॉन, रेयॉन और पॉलीएस्टर और कार्बन फाइबर ये कृत्रिम रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है हाल ही में आया एक मालवेयर जो डाटा को अनलॉक करने के लिए पैसों की मांग करता था, उसे कहा था। यानी कि ये 2017 की बात है, एक मालवेयर आया था जो डाटा को लॉक कर देता था और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता था। तो ये कौन सा था उस समय आया था, तो आप 4 ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वन्नाक्राई ऐसा मालवेयर था जो डाटा को अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता था। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है दारा शिकोह किसका भाई था। तो दारा शिकोह किसका भाई था, यहाँ से आपको बताना होगा। तो दारा शिकोह इन चारों में से किसी एक का भाई था, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। दारा शिकोह मुमताज महल, सम्राट शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो औरंगजेब का जो बड़ा भाई था वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म जो है वो 20 मार्च 1615 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। दारा शिकोह जो है वो इम्पोर्टेंट नाम है। दारा शिकोह का जन्म जो है 1615 में हुआ था। औरंगजेब का ये बड़ा भाई था और शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि आपको पता होगा कि औरंगजेब के जो पिता थे वो कौन थे, शाहजहाँ थे, और शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, दारा शिकोह, यानी कि बड़ा बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है, यानी कि वायरस से इसमें कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना होगा वायरस से इसमें से चारों में से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। तो पोलियो, खसरा, रेबीज ये तीनों वायरस से होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन डी कोड जो है वो वायरस से नहीं होता है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि पोलियो, खसरा और रेबीज ये विषाणु से होते हैं, जबकि कोड़ जीवाणु जनित रोग है। कोड़ जो होता है लेप्रोसी, ये जीवाणु जनित रोग होता है। कोड़ एक संचरणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये देख लेना आप, MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है कोड़ को रोकथाम के लिए। अच्छा, अब यहाँ एक ट्रिक लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये जितने भी वायरस से यानी कि विषाणु से जो भी रोग होते हैं उसकी एक ट्रिक लिखी होती है, उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी कि पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो पीछे को आप पीछे नहीं बोलना, पोइचे बोलना। इस तरह आपको लर्न हो जाएगा, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो थोड़ा फ़नी है लेकिन याद करने का बेस्ट तरीका है। रेखा तो रा से जो है रेबीज वर्ड, रे तो रे से रेबीज, तो रेबीज जो है वो भी विषाणु जनित रोग है। फिर खा से खसरा, खसरा भी जो है वो भी विषाणु जनित रोग है। उसके बाद आता है हमें में हा जो होता है वो हर्पीज के लिए, हर्पीज जो है वो भी विषाणु जनित रोग है। में से मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस जो होता है वो भी विषाणु जनित है। फिर हिट में ही से हेपेटाइटिस या पीलिया,
तो ये दोनों विषाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा टा, हिट, तो टा से आता है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी विषाणु जनित रोग है। फिर करके से कुछ नहीं है, ये सपोर्टिंग वर्ड है। पोएचे जो है, पोएचे में पो से पोलियो हो गया, ए से एड्स हो गया और चा से चेचक हो गया। तो पो से पोलियो यहाँ लिखा हुआ है, फिर ए से एड्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं एड्स, और चा से चे से चेचक। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये आप ध्यान देना। फिर छोड़, छोड़ से छा, छा से छोड़ से छोटी माता, और यहाँ आपको ध्यान देना है कि छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं और चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, ये आप ध्यान देना यहाँ। फिर डा, डा से डेंगू, छोड़, तो डा से डेंगू। फिर गई, तो गई, तो गा से सबसे पहले गलघेंटू जिसको कहते हैं मम्स, तो गलघेंटू, गल घोंट लिखा है लेकिन गलघेंटू होता है ये रोग। फिर ई से जो होता है वो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा की यहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ देख सकते हैं आप। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी विषाणु जनित रोग है। अब इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि यहाँ रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। फिर खसरा जो होता है जिसको इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं, ये रब्रियोला वायरस के कारण होता है खसरा। तो आपको ध्यान रखना है रब्रियोला वायरस यानी कि विषाणु, रब्रियोला विषाणु के कारण होता है कौन सा, खांसे खसरा रोग। फिर यहाँ से देख सकते हैं हर्पीज, उसके बाद मेनिंजाइटिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो किससे संबंधित होता है, तो मस्तिष्क से संबंधित होता है मेनिंजाइटिस रोग। फिर हेपेटाइटिस, ही से हेपेटाइटिस या पोलियो जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर से संबंधित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत इस तरह लिखा जाता है, तो यकृत से संबंधित होता है कौन सा, हेपेटाइटिस या पोलियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान जरूर देना। फिर टा से ट्रैकोमा, और ट्रैकोमा क्या होता है, आँख की जो पुतली होती है जिसे कॉर्निया बोलते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, तो इसको कहते हैं ट्रैकोमा डिजीज़। तो ट्रैकोमा डिजीज़ में आँख की जो कॉर्निया होती है तो उसमें आँख की पुतली कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है। फिर करके कुछ नहीं है। फिर पो से पोलियो है, और पोलियो में छोटी आंत यानी कि क्षुद्रिका तंत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं छोटी जो आंत है, सॉरी छोटी आंत नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र है। पोलियो जो है उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किससे प्रभावित होता है, पोलियो में। तो तभी तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से जो पैर है उसमें कमी आ जाती है। एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, यहाँ सॉरी ये लिखा नहीं है। पोलियो के बारे में यहाँ लिखा है, जो पोलियो होता है वो इस तरह एरो दिया गया है, पोलियो जो होता है वो दूषित भोजन और जल से होता है। अच्छा, ये किस से कौन से रोग होते हैं ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जल से कौन से होते हैं, दूषित भोजन से कौन से होते हैं, वायु से कौन से होते हैं। आपको बस टीबी एक ऐसा रोग है जो ध्यान रखना है, ये वायु से होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया भी था एक बार कि टीबी में जब अस्पताल में जाते हैं तो अभी तो खैर सबको मास्क लगाना पड़ता है, लेकिन टीबी के जब अस्पताल में जाते हैं तब हमें मास्क लगा के या फिर मुंह पे कुछ बांध के जाना पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि वो वायु से फैलने वाला रोग है। अभी तो कोरोना के चक्कर में सभी को मास्क लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना जब नहीं था तब भी टीबी के अस्पताल में सब लोग मास्क लगा के ही जाते थे। तो यानी कि वायु से फैलता था ये, इसलिए तो टीबी वायु से फैलता है। और बाकी जो टाइफाइड वगैरह होता है, पोलियो है, ये सब दूषित भोजन एवं जल से फैलते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है। उसके बाद चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, ये होता है वेरियोला वायरस, इसके लिए जिम्मेदार होता है वेरियोला वायरस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वेरियोला इस तरह लिखा हुआ है, वेरियोला। तो वेरियोला जो वायरस होता है उसके कारण चेचक होता है। उसके बाद वेरियोला के बाद आता है यहाँ से चेचक हो गया आपका। उसके बाद छोटी माता, जो छोटी माता चिकन पॉक्स बोलते हैं, उसके लिए वेरिसिला वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, वेरी इस तरह लिखा हुआ है, वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण होता है छोटी माता, तो यहाँ देख सकते हैं छोटी माता। उसके बाद डेंगू पे आ जाते हैं, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं हड्डी तोड़ बुखार। उसके बाद गलघेटू जो है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ लिखा है मिक्सो वायरस पेरोटाइटिस,
इम्पोर्टेंट है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, वायरस मिक्सो वायरस पेरिटाइटिस, पेरो या पेरिटाइटिस, मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस इसके कारण होता है गलघोंटू। उसके बाद लास्ट जो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र जो है वो मुख्यतः प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। तो इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और ये मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा के कारण फैलता है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, सेम जहाँ लिखा था हमने मिक्सोवायरस वैसे ही लिखना है आपको, मिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो उसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा डिजीज़। फ्रेंड्स आप इसको बार बार रिपीट करना, आपको कभी भूलेंगे नहीं ये डिजीज़। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, तो ये बेस्ट ट्रिक है इस सभी को लर्न करने की। तो ये जितनी भी यहाँ बीमारियाँ लिखी हुई हैं और इससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये विषाणु जनित रोग हैं जितने भी लिखे हुए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोलियो, खसरा और रेबीज ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कठोरतम पदार्थ। तो कठोरतम पदार्थ आपको इन चारों में से बताना है, टंगस्टन, हीरा, स्टील, ग्रेफाइट। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, हीरा। हीरा जो होता है सबसे ज़्यादा कठोरतम होता है। सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं आप लोग। हीरा एक कठोरतम पदार्थ है, कठोरता के मोह स्केल पर इसका मान, मोह मतलब माप स्केल है यहाँ, 10 है। यह एक पारदर्शी रत्न तथा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। तो कार्बन का ही एक रूप होता है हीरा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, इससे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। हीरा में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप हैं। तो फ्लोरीन नहीं फ्लोरीन होता है, ये आप सही कर लेना यहाँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के ये अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अच्छा इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ तो कठोरतम पदार्थ हीरा है, ठीक है सही है, फिर सबसे हल्की धातु पूछी गई है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। आपको ध्यान रखना है लिथियम, लिथियम, लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। अब आता है सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु, तो जो सबसे भारी धातु होती है वो होती है ऑस्मियम। आपको ध्यान रखना है ऑस्मियम, ऑस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है, ऑस्मियम। ऑस्मियम के बाद अब सबसे कठोर धातु पूछते हैं, ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे कठोर, कठोर धातु, तो सबसे कठोर धातु पूछें तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। धातु की बात चल रही है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ पूछ लें तो हीरा होगा। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है। तो डेक्कन प्लेट्यू किस राज्य में स्थित है, आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में स्थित है। तो एक राज्य में तो फैला नहीं है, ये अनेक राज्यों में फैला हुआ है दक्षिण भारत के। तो यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन सभी में लगभग लगभग फैला हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। तो आप यहाँ से इसका ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन दिया है। सभी राज्यों में आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं, दक्कन का पठार जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, तो भारत का विशालतम पठार है और दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। आप देख सकते हैं जैसे ये अगर भारत का मैप इस तरह अगर हम बनाएं तो नीचे जो इस तरह ये जो भाग है ये डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि दक्कन का पठार है जो हम प्रायद्वीपीय भारत जैसे बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार है और इसका उत्तरी जो सीमा है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत द्वारा तथा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। तो जैसे अगर हम इस तरह नीचे का मैप बनाएं
तो ये सतपुड़ा और यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल इस तरह स्थित है। सबसे ऊपर जो होती है अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा द्वारा इसकी उत्तरी सीमा। फिर यहाँ ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो इसकी सीमाएं इस तरह यहाँ फैली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पठार के अंतर्गत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके सभी के आंतरिक प्रदेश सम्मिलित हैं। तो एक कोई स्टेट नहीं है, ये 3-4 स्टेट्स में फैला हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी में फैला हुआ है। तो एक का आंसर हम नहीं दे सकते इसमें, तो ये गलत दिया गया है ऑप्शन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था जामा मस्जिद का। यहाँ से सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहाँ ने सदुल्ला खां की निगरानी में करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। जामा मस्जिद आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जामा मस्जिद, और इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। फिर मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार, पूर्वी द्वार बादशाह के नमाज के लिए तथा पश्चिमी द्वार प्रजा के लिए था। तो ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम जितने भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, स्थापत्य कला के उदाहरण हम देख चुके हैं। जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। शालीमार बाग श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, और ये बिगेन बाई अकबर द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन फिनिश जो है वो जहांगीर ने किया था इसको समाप्त। टॉम्ब ऑफ एतमाद-दौला आगरा का नाम सुना होगा, नूरजहाँ ने बनवाया था। फिर उसके बाद टॉम्ब ऑफ जहांगीर का मकबरा जो है वो शाहदरा बाग और लाहौर में स्थित है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल तो पता ही है, शाहजहाँ। रेड फोर्ट दिल्ली शाहजहाँ। शालीमार लाहौर ये शाहजहाँ। उसके बाद शालीमार गार्डन है, ये शालीमार गार्डन लाहौर में है, शाहजहाँ। जामा मस्जिद देखो यहीं से क्वेश्चन फंसा है आपका, जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस सभी को आप सही से देख लेना, तो इसी में से क्वेश्चन जो भी है आपका आ जाएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है और आजम शाह ने बनवाया था। उसके बाद अलावा सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। तो यहीं से आपको क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ये सही से एक बार लर्न करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा स्फीति, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा अगर इकोनॉमी में अति मुद्रा स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। तो अगर हाइपर इन्फ्लेशन, अगर जैसे 1 रुपये की टॉफ़ी 100 रुपये में मिलने लग जाए, तो आपको खुद ही सोचना है कि 100 रुपये की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो मुद्रा की कीमत में इसमें गिरावट आ जाएगी, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो बिल्कुल घट जाएगी। 100 रुपये का नोट जो आज आप सोचते हो 100 रुपये का नोट, वो उस समय 1 रुपये के बराबर होगा, अगर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन में। और आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं यहाँ इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन बहुत अधिक और तेज़ी से बढ़ती मुद्रास्फीति की स्थिति को कहते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और यह मुद्रा के वास्तविक मूल्य को समाप्त कर देती है, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अति मुद्रास्फीति का कारण सरकारी घाटे को कम करने के लिए लगातार मुद्रा छापना है। अगर सरकारी घाटा हो रहा है और बहुत सारी मुद्रा छाप दी गई हैं, तो यहाँ मुद्रास्फीति की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा रुपया छप जाए तो देश में बहुत ज़्यादा रुपया हो जाएगा, और वस्तुओं की कीमत फिर उसी हिसाब से ऊंची हो जाएगी, और जो कीमत है रुपए की वो घट जाएगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं। तो स्प्रेडशीट्स आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पावर पॉइंट्स में क्या होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। स्लाइड्स जो होते हैं वो पावर पॉइंट में होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS ऑफिस एक्सेल एक अनुप्रयोग है जिसकी रचना वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
की मुख्य विशेषताएं में इसकी गणना सुविधाएं, रेखांकन उपकरण और मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा VBA जिसे कहते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट में स्प्रेडशीट्स का यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस सेट में ये पहले ही आ चुका है। शायद लोहे का आया था, उसी में हमने कोयला भी देख लिया था और सभी मैंगनीज वगैरह देख लिए थे। तो कोयला उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि देश के कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान आता है और यह देश का 21.7% कोयला का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करता है। यहाँ रिजर्व की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। जबकि दूसरे स्थान पर दूसरा स्थान ओडिशा स्थित है जहाँ 21.03% कोयला आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डाटा पहले ही बता दिया गया था और आपको यही डाटा ध्यान रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है कि भारत में कोयले के कुल संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम रिज़र्व बात करें, कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, रिज़र्व की बात करें तो झारखंड में है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा में है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर कोयले के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ यानी कि जो तीसरे नंबर पे था वो प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आ जाता है। फिर पहले नंबर पर दूसरे पे आ गया और दूसरा तीसरे पे आ गया, यानी कि झारखंड दूसरे पे और ओडिशा तीसरे पे। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में जो भले ही इसका संचित भंडार है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है कोयले का। उसके अलावा लौह अयस्क भी हम देख चुके थे, फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लौह अयस्क के सबसे पहले रिज़र्व की बात करते हैं। तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व है वो कर्नाटक में पाया जाता है, दूसरे पे उड़ीसा में, तीसरे पे झारखंड में। तो लौह अयस्क की बात चलेगी यहाँ, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रिज़र्व है, इसके बाद उड़ीसा में रिज़र्व है, उसके बाद झारखंड में। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें उड़ीसा जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ किसकी बात चल रही है? लौह अयस्क में। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे नंबर पे और कर्नाटक जो पहले नंबर पे था वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है यहाँ प्रोडक्शन के मामले में। इसके अलावा मैग्नीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा MP है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है। मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है मैंगनीज। तो M से मध्य प्रदेश, M से मैंगनीज, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल में सबसे ज़्यादा राजस्थान आ गया है, दूसरे पे है गुजरात। तेल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद उसका पड़ोसी राज्य गुजरात। जिप्सम में भी राजस्थान है, बॉक्साइड में ओडिशा है, उसके बाद अभ्रक में आंध्र प्रदेश है। यहाँ से देख सकते हैं आप, अभ्रक में आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ से भी देखना आप। निकेल में उड़ीसा प्रथम है, बॉक्साइड में भी उड़ीसा प्रथम है, टिन में छत्तीसगढ़, अभ्रक में आंध्र प्रदेश। अच्छा, छत्तीसगढ़ कौन है? अब मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ टिन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन की बात करें तो रिज़र्व जो है तांबा का सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा MP करता है। तो आपको बस फर्स्ट याद रखने हैं कि राजस्थान में तांबे का सबसे ज़्यादा रिज़र्व है भले ही, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा MP करता है, MP यानी कि मध्य प्रदेश। क्रोमाइट अयस्क में भी सबसे प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का नाम 3 जगह में आ रहा है यहाँ, क्रोमाइट अयस्क में आ रहा है, दूसरा निकेल में आ रहा है, तीसरा बॉक्साइड में, तीनों जगह उड़ीसा का नाम आ रहा है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एक लोहे का जहाज पानी में तो तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। अगर लोहे की गेंद की बात करें तो वो पानी में डूब रही है और इतना बड़ा जहाज तैर रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है और इसका ऑप्शन नंबर C है, आर्किमिडीज़ के नियम के अनुसार ये करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब मोस्टली क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, पीछे हमने सब क्वेश्चंस ये करा रखे हैं, वहीं से आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली क्वेश्चंस अब। तो आप देख सकते हैं अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको मोस्टली क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो यहाँ आ चुके हैं, हमने करा दिए हैं। एक लोहे का जहाज पानी पर तैरता है और लोहे की गेंद जो है पानी में डूब जाती है। तो आर्किमिडीज़ के नियम का एक उदाहरण है। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो ये आप देख सकते होंगे कि अगर पानी में कोई भी चीज़ डुबो देती हैं तो उसके भार में थोड़ी सी कमी का अनुभव होता है या आभास होता है। तो भार में यह जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए
द्रव के भार के बराबर होती है। तो अगर कोई वस्तु है, जैसे ये पानी है, और जितना पानी इसने, सपोज़ ये इतनी डूब गई है, तो इतना पानी इसने हटा दिया गया होगा, तो इतनी ही उसका जो भार होता है वो कम हो जाता है। तो अतः लोहे के जहाज इस प्रकार बना लेता है कि इसके द्वारा विस्थापित जल का कुल भार जहाज के भार की अपेक्षा अधिक होता है। अतः यह अत्यधिक ऊर्ध्व दबाव उत्प्लवन बल के कारण तैरता है। दूसरी तरफ लोहे की गेंद जो होती है वो पानी की गेंद में डूब जाती है, क्योंकि ठोस होती है और इसके द्वारा इसका भार जो होता है इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो जैसे सपोज़ ये जहाज है, अगर ये पानी इस पानी को हटा रहा है, इस आयतन के पानी को हटा रहा है, तो इसका भार और अगर इसका जहाज का भार, तो जहाज इस पर इस तरह बल लगाएगा और उत्प्लवन बल इस तरह लगाएगा। अगर उत्प्लवन बल जो है वो अधिक है तो ये डूबने नहीं देता है, लेकिन अगर उत्प्लवन बल, ये जो उत्प्लवन बल है ये कम पड़ जाता है और भार ज़्यादा हो जाता है, तो ये डूब जाती है वस्तु। जैसा कि बॉल के केस में दिखाया गया है, बॉल डूब जा रही है और जहाज नहीं डूब रहा है। और इसका प्रमुख कारण हम देख चुके हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसके द्वारा जो विस्थापित जल है उसका कुल भार जहाज के भार की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसलिए ये डूबता नहीं है जहाज। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम अच्छे से देखेंगे, अभी ब्रीफ में दिखा है, और डिटेल में हम देखेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑटोमोबाइल गैस ऐसी कौन सी है जो एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑटोमोबाइल गैस का एक वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ लेना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह वायु प्रदूषक गैस नहीं मानी जाती। यह ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली प्रदूषककारी गैस तत्वों में कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आता है, नाइट्रस ऑक्साइड का NO2 का नाम आता है, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाष्पशील उत्सर्जित पदार्थ, धूलकण रूपी तत्व, ये सब शामिल होते हैं ऑटोमोबाइल प्रदूषण में। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है। नाटो जो है संक्षिप्ताक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो प्रीवियस वीडियो में हम पीछे कहीं देखा था हमने, जितने भी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी स्थापना वर्ष और उनके प्रमुख मुख्यालय, फुल फॉर्म्स वगैरह सब देख चुके थे हम। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की जो फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई जिसके तहत किसी सदस्य देश पर बाहरी हमले की स्थिति में संगठन के अन्य देश सदस्य देश का जो है वो सहयोग करते हैं। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, UK, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछा गया है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के लोगों को किस देश द्वारा भेंट की गई थी, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रांस द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका के लोगों को भेंट की गई थी। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। और स्टैचू का डिज़ाइन जो है वो फ्रांसीसी मूर्तिकार किसने बनाया था, फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोलडी, जबकि इसका निर्माण गुस्ताव एफिल ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अमरीकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की मित्रता के प्रतीक के रूप में तांबे से निर्मित यह मूर्ति फ्रांस के नागरिकों द्वारा वर्ष 1886 में अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ से देख सकते हैं 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसकी जो मांग होती है वो पूर्णतः बेलोचदार है।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आधारभूत खाद्यान्न। तो ये सिंपल सा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं। तो आपको यहाँ आ गई बात समझ में। बेलोचदार मांग क्या होती है? तो अगर उसकी कीमत में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे कि आधारभूत खाद्यान्न, जैसे कि गेहूँ है सब लोग खाते हैं और चावल है सब लोग खाते हैं, भले इसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन खाना तो सभी को है जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए ये क्या है, आधारभूत खाद्यान्न है जो कितना भी बढ़ जाए। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो बीमार सब पड़ते हैं कभी ना कभी, और बीमार पड़ गए तो हमें मेडिसिन्स लेना पड़ेगा, भले वो कितनी भी महंगी हो हमें लेनी पड़ेगी। तो ये सब क्या होती हैं, ये पूर्णतः बेलोचदार वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आधारभूत खाद्यान्न, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। इनकी कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो ये बेलोचदार मांग और ऐसी वस्तुएं बेलोचदार वस्तुएं पूर्णतः बेलोचदार होती हैं। कौन कौन सी? आधारभूत खाद्यान्न, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी पीछे हमने करवा दिया था। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कोरबा कहाँ स्थित है? कोरबा डी छत्तीसगढ़ में स्थित है, पहले भी देख चुके थे हम। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1983 में इसका स्थापना हुई थी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। इस पावर प्लांट के लिए कोयला कुशमुंडा और गेवरा खानों से लिया जाता है तथा पानी की आपूर्ति हसदेव नदी से की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जितनी भी अन्य लोकेशंस थी कोरापुट, जैसे कोरापुट उड़ीसा और अमरकंटक, तो ये सभी हमने देख लिया था, तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है रोलांड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हैं? तो रोलांड गैरोस जो है वो फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। एक बार और ये क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रोलांड गैरोस जो है वो टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं और फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए हैं ये। तो यहाँ से इसका सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंच ओपन, जिसे आधिकारिक रूप से रोलांड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, मई जून के मध्य में खेले जाने वाला ये टेनिस टूर्नामेंट है। वार्षिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का दूसरा टूर्नामेंट है तथा दुनिया के प्रमुख क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट में से एक है ये। तो एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो अभी भी क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से ये 4 चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है कि 4 ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं, तो इसमें से आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन। तो इसी क्रम में खेले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेजर भी कहते हैं इन्हें। तो मेजर ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं ये 4 ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस इसी क्रम में होते हैं, और महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट मतलब ये कठोर बने हुए होते हैं, मतलब फर्श पर खेले जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन और यूएस, यानी कि ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट वाला और यूएस लास्ट वाला। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी, जिसमें इसमें पूछा गया है क्ले यानी कि मिट्टी, CLAY क्ले में खेले जाते हैं, जो ये क्वेश्चन बता रहा था, मिट्टी में खेले जाते हैं। और विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। विंबलडन तीसरे नंबर वाला है और तीसरे नंबर वाला घास पर खेला जाता है। फ्रेंच जो दूसरे नंबर वाला है वो मिट्टी यानी कि क्ले पर खेला जाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो को बनाने में रियली बहुत हार्ड वर्क लगता है और मैं आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं करता ये कहने में कि सब्सक्राइब कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो आप खुद ही समझदार हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कर लेना। एक और बात, अगर आप पेड बैच लेंगे ना तो भी आपको ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट कंटेंट है पूरे इंडिया का। आप देख सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में खुद पता लगेगा।
अगर आपने ले रखा है कहीं से पेड कोर्स तो आप इससे कंपेयर भी कर सकते हैं। आपको पेड करने के बाद भी ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट कंटेंट ये है आपके लिए। तो आप तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, जो पीआरटी वाले चाहें तो छोड़ सकते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम वाले, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन का रोल बहुत कम रहता है। और बाकी देख सकते हैं सभी एलडीसी ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाले। तो कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, डाटा चैनल। तो ऑप्शन सॉल्यूशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बस जो होता है वो संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के अंदर घटकों के बीच डेटा के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। कंप्यूटर बस सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बीच डाटा के हस्तांतरण को प्रदर्शित और क्रियान्वित करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में बस का मतलब डाटा चैनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूर्व निश्चित पृष्ठ डिज़ाइन को क्या कहते हैं। तो पूर्व निश्चित जो पहले से डिज़ाइन होती है तो उसको टेम्पलेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टेम्पलेट कहा जाता है। पूर्व निश्चित पृष्ठ डिज़ाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट कहते हैं। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपका सेट नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।